हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? विवेक, नीलाद्री, मानसी, प्रियंका, साक्षी, राम, किरण, सौरभ, मनदीप, पंकज, लालू भाई। ए लालू, प्राची, चल रहा है भाई, एकदम कनेक्ट है। सुचित, ये सारी लड़कियां कहां से आ गई हैं? हूँ? सुरभि, ओमा, अभिषेक, जसिका, मामराज, राघव, ऑलराउंडर भाई भी हैं हमारे साथ। अच्छे ऑलराउंडर जी। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और सफलतापूर्वक ज्योमेट्री की हम 10 सीट खत्म कर चुके हैं। और ये ज्योमेट्री की है 11वीं सीट, और ये ट्राइंगल की आखिरी सीट है। इसके बाद क्वाड्रिटरल होगा और सर्कल होगा और चैप्टर समाप्त होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे? तो ये ज्योमेट्री की शीट नंबर 11 है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। सब लोग क्या हेडिंग डालेंगे कॉपी में? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। तो भी देखिए, वैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट पहले से बताता आया हूं। यहां पर मुझे पुराने कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, और मुझे आगे के कंसेप्ट भी पढ़ाने हैं। मुझे पुराने कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाना है और आगे के कंसेप्ट भी समझाने हैं बच्चों। ठीक है जी? शुरू करते हैं कहानी। तो मेरे दोस्तों, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, उसे राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। भाई अगर मैं कहता हूं राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, और एच इसका हाइपोटीनस यानी कि कर्ण है, हाइपोटीनस कर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है राइट एंगल ट्राइंगल की, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अनुसार हाइपोटीनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। हाइपोटीनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकालू तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चे? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरन ट्रिपलेट में पहले कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताने का मेरा कोई मूड नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं इसके अंदर एक ऐसा सर्कल खींचूं मेरे प्यारे भाई, जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल या अंतःवृत्त। ये राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल है, अंतःवृत्त। एक ऐसा सर्कल जो इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल इन सर्कल कहते हैं। ये हो गया मेरे दोस्तों इन सर्कल का सेंटर यानी कि आई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, इन सर्कल का सेंटर आई। बात क्लियर है भाई? आप बोलोगे आंसर। ये होगी भाई सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये होगी मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे भाई स्मॉल आर, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चौथा कोण भी 90 होगा। चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। सारे कंसेप्ट में पहली बता चुका हूं, यहां पर मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। स्मॉल आर, अब चारों कोण 90 डिग्री है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी क्या आएगा? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है तो ये भी क्या आएगा मेरे दोस्तों? स्मॉल आर। तो क्या बन गया एक कोने में? एक कोने में एक स्क्वायर बन गए, वर्ग बन गया मेरे दोस्तों। भाई ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो यानी कि मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप इंसर्कल अंतःवृत्त खींचोगे तो कोने में हमेशा वर्ग बनेगा। कोने में क्या बनेगा? हमेशा स्क्वायर बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। बोलो कंसेप्ट अगला।
अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस आपको निकालें तो इन रेडियस का कंसेप्ट है P प्लस बी माइनस एच बटे 2। ये पता है आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको पता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस आपको निकालनी अंत्यवृत्त की त्रिज्या, तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच बटे 2। स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच बटे 2। जब ये 2 इधर आएगा तो 2 की स्मॉल आर में गुणा हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच। यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 की इधर गुणा कर देंगे। एक बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटीनस होता है, जो सरकम रेडियस होती है, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, वो हाइपोटीनस का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है यानी कि सरकम रेडियस, वो हाइपोटीनस का आधा होती है। तो यहां से हाइपोटीनस क्या होता है? हाइपोटीनस होता है सरकम रेडियस का डबल। कंसेप्ट क्लियर है? तो यानी कि मेरे दोस्तों जो हाइपोटीनस है क्या है? सरकम रेडियस का डबल है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, ये उधर जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर राइट साइड में हो जाएगा P प्लस बी। यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों यहां पर इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो डबल होगा, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का जो दुगुना होगा मेरे दोस्तों, वो परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस और सरकम रेडियस के सम का डबल परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होगा। यहां से मेरे दोस्तों अगर मैं स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर निकालूं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो 2 उधर चला जाएगा, P प्लस बी बटे 2। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार फॉर्मूला भी पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर P प्लस बी बटे 2। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर P प्लस बी बटे 2। अगला कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैं यहां पे आपको इनका रिवीजन करवा रहा हूं। बहुत सारे कंसेप्ट पुराने रिवाइज करवाऊंगा और नए कंसेप्ट बताऊंगा। ट्राइंगल की आखिरी, त्रिभुज की आखिरी सीट है। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। और मेरे दोस्तों ये है सरकम सेंटर, सॉरी इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ये लंब केंद्र है, ये अंतः केंद्र है। लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? स्क्वायर का डायगोनल हो गया, स्क्वायर का डायगोनल। अगर इस स्क्वायर की साइड आर है तो ये क्या आ जाएगा? डायगोनल कितना आएगा? √2r। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है मेरे प्यारे भाई, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो उसकी इन रेडियस का √2 गुना होते हैं, √2r होती है। जी आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझ गए। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। आवाज आ रही है ना? मुझे बहुत सारे काम करने पता है मेरे, मैं पढ़ा आपको रहा हूं लेकिन मेरा मस्तिष्क कहीं और है। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और अंतः केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो √2r होती है। ये कंसेप्ट है, सब लोग कॉपी में उतार लो, √2r। सर मैं रोने लग जाऊंगी, आप पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डाउनलोड नहीं हो पाती बाद में। इशिता जी 2-4 दिन की समस्या है, ये डाउनलोड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। 2-4 दिन की समस्या है सीता जी, ठीक है ना? परेशान ना हो, एकदम ठीक है निशा, कोई परेशानी नहीं है सुचिता, परेशानी नहीं है। घर में शादी का माहौल है, शादी का काम फैला हुआ है और मैं छुट्टी कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है, प्रेशर है, आपका कोर्स निपटाना है। हालांकि मैंने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, ठीक है भाई।
आता है सोनम जी, कल हॉलीडे है। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इन रेडियस समकोण त्रिभुज के अंतर त्रिज्या p प्लस बी माइनस एच बटे दो, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर p प्लस बी बटे दो, समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी √2r, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी √2r। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, अब मैं इस कंसेप्ट पे बेस सवाल करवाऊंगा। पहले जितना कंसेप्ट समझाया है उस कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 करिए बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का? सवाल नंबर 1 करेंगे जी। करो। ट्राइंगल में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो पेपर में राइट एंगल ट्राइंगल से आते हैं, समकोण त्रिभुज से। तो इसको ना ढंग से समझ लो और पढ़ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है एंगल डी 90 डिग्री का है, ए बी की लंबाई 16 है, बीसी की लंबाई 12 है, सी की लंबाई 6 है। आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी? सीडी की लंबाई जवाब दीजिए, सीडी कितना होगा? करो बच्चों, सीडी की लेंथ क्या होगी? करिए जी। सीडी की लेंथ आपको ये निकालना है मेरे दोस्तों, एक्स। सीडी आपको निकालना है। करिए बच्चे, कैसे करेंगे? हालांकि इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 16 है, 12 6 है, और ये आपका सीडी आपको निकालना है। तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज एडीसी, दूसरा समकोण त्रिभुज एडीबी। एक समकोण त्रिभुज एडीसी, दूसरा एडीबी। दोनों ही समकोण त्रिभुज में ये एडी मेरे दोस्तों यहां पर कॉमन है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में साइड एडी सेम है। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज से आप एडी का स्क्वायर निकालो। एडी का स्क्वायर क्या आएगा? छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एडी का स्क्वायर क्या आएगा भाई? 90 डिग्री के सामने 6 है, ये एक्स है, तो एडी का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये 90 डिग्री के सामने यहां पे 16 है, ये 12 प्लस एक्स है। 90 डिग्री के सामने 16 है, 12 प्लस एक्स है। तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? 16 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने 16 है और ये पूरा है 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कर पाओगे? बेहतरीन सवाल है, इससे आपका डायरेक्ट एक्स आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसको हम इधर ले जाते हैं, तो 12 प्लस एक्स, एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, राइट साइड में उधर चला जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे दोस्तों लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी करेंगे भाई, इन दोनों को 12 प्लस एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो 12 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, इंटू ए माइनस बी, 12 प्लस एक्स में से एक्स घटाएंगे तो 12 आएगा। ऐसे यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी माइनस बी, 16 प्लस 6 22। अब 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, अभी 12 12 ये नीचे चला जाएगा तो बटे 12 हो गया मेरे दोस्तों, बटे 12 है भाई। क्लियर है? अब 220 और 12 किससे कट गया? 4 से। 4 से कट गया मेरे दोस्तों ये 55 बार, और ये कट गया 4 से 3 बार, 55 बटे 3 आ गया भाई साहब। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ये 55 बटे 3, ये 12 जो है प्लस का 12 उधर चला जाएगा, माइनस का 12 हो गया। तो 2x बराबर आ गया जी मेरे दोस्तों 55 माइनस 36। अब 55 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 19 बटे 3। 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू आ गई 19 बटे 6। 19 बटे 6 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 19 बटे 6। हमने एडी का स्क्वायर निकाला है बेटा शिवम, डायरेक्ट एडी का स्क्वायर।
ये दोनों ही एडी स्क्वायर की वैल्यू है। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे थे, दोनों ही समकोण त्रिभुज में साइड एडी कॉमन है। मैंने एडी का स्क्वायर निकाल के बराबर कर दिया और मेरा सिंपल सा एक ही वेरिएबल में आंसर आ गया। मनासा कह रहे सिमिलरिटी से हो सकता है क्या? नहीं मनासा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम का ही सवाल था भाई, पाइथागोरस थ्योरम का ही सवाल। अगला सवाल, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तीनों क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के, और ये प्रीवियस ईयर सवाल है तीनों, ये नए सवाल नहीं, सारे ही पिछले सालों के अलग अलग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। बताओ, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है। पूछा इसके कर्ण की लंबाई क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की साइड्स के स्क्वायर का सम 8450 है, साइड के स्क्वायर का सम। इसके हाइपोटेनस की लंबाई पूछी है मेरे प्यारे भाई। तो समकोण त्रिभुज की साइड जो है, जैसे ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों 90 डिग्री। अब इसकी भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8450, यही है। तीनों साइड के स्क्वायर का सम 8450 है। कर्ण की लंबाई पूछी है। आप जानते पाइथागोरस, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्तों? पाइथागोरस के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर ही हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर, पाइथागोरस से। अब सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? 2c स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 2 से 8450 काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 4225, 4225। अब मेरे को क्या लेना है? अंडर रूट। तो हाइपोटेनस की लंबाई भाई 4225 किसका स्क्वायर है? 65 का। तो हाइपोटेनस की लंबाई आएगी 65 यूनिट। डी ऑप्शन आंसर है। 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 के अगले नंबर में गुणा, 6 सत्ते 42। अच्छा मनासा ना देवेश कर पाएंगे? आसान सवाल है। देखो मैं ऐसा नहीं कि कोई आसान कंसेप्ट है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम से नीचे तो कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं। समकोण त्रिभुज का सबसे नीचे का सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। मैं वो भी समझाता हूं आपको, उस पर भी सवाल करवाता हूं। आगे की चीजें तो पढ़ते ही हैं, तो मैं आपको लो लेवल से मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाता हूं, लेकिन आपके भी अंदर हिम्मत होनी चाहिए सब कुछ समझने की, पढ़ने की। अभिनव कह रहे हैं सर हम बिहार से, छठ पूजा का वेकेशन नहीं मिला है। बेटा अभिनव कर तो दिया वेकेशन आपका। आप सभी लोगों की आज 17 तारीख है, 18, 19 और 20 3 दिन की छुट्टियां हैं। आप आराम से छठ पूजा मनाइए और हम अपने घर में शादी एंजॉय करते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम ना? 3 दिन के 18, 19 और 20 जी। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमागत समपूर्णांक है। इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है। इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है। ये भी ध्यान से पढ़ेगा, कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं वो लगातार सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो इन तीनों पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? मैंने आपको कई बार बताया कि दुनिया में एक ही राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है, दुनिया में एक ही ट्रिपलेट ऐसा है 3, 4, 5, जिसकी तीनों भुजाएं लगातार इंटीजर होती हैं, क्रमागत गिनती होती हैं, 3, 4, 5 लगातार संख्याएं, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। अगर मैं 3, 4, 5 को 2 से गुणा कर दूं तो 6, 8, 10, तो 6, 8, 10 ही दुनिया में इकलौता राइट एंगल ट्राइंगल है, इकलौता राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक इवन नंबर हैं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं 6, 8, 10।
आपसे इन तीनों का गुणनफल पूछा है तो तीनों का गुणनफल आ जाएगा 480। डी ऑप्शन आंसर है। कॉन्सिक्यूटिव सम संख्याएं होनी चाहिए, 3 4 5 कॉन्सिक्यूटिव तो है पर इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो 6 8 10 आएगा, तीनों की गुणा करेंगे 480 इसका आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझे हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट सवाल नंबर है आपके सामने अगला, उससे पहले मुझे आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाना है, देखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। ठीक है जी। चलिए देखो भाई, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको बताया है कि सेमी सर्कल में बना एंगल, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। इस तरीके से। जी, तो मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका सरकम सर्कल है। मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? इसका सरकम सर्कल है। मैं इसको नाम भी देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल का ABC। ये समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और ये इसका सरकम सर्कल या परिवृत्त है। अभी अभी मैंने समझा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब ये क्या होगा? ABC, ये सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त। ये जो आर्क होगा ये पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होगा। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये भी मेरे दोस्तों सर्कल का आधा हिस्सा होगा। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी सर्कल का आधा हिस्सा होगा। क्लियर है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? यानी कि मेरे दोस्तों इस सर्कल का ये जो AC है क्या होगा? डायमीटर होगा, व्यास। AC क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? हाइपोटीनस का मिड पॉइंट O। ये होगा मेरे दोस्तों सरकम सेंटर, परिकेंद्र। हिंदी वाले भाई क्या कहेंगे इसको? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो समकोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटीनस कर्ण का मिड पॉइंट होता है। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। सरकम सेंटर त्रिभुज की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो सरकम सेंटर की जो दूरी वर्टेक्स A से है वही दूरी वर्टेक्स B से है और वही दूरी वर्टेक्स C से है। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस, वो हाइपोटीनस का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो सरकम रेडियस होती है, परित्रिज्या कैपिटल R, वो हाइपोटीनस का आधा होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखो तो हाइपोटीनस कर्ण का मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन है ये जो BO है, ये जो BO है ये क्या? ये हाइपोटीनस की मीडियन ही तो है। तो सरकम रेडियस जो है मेरे दोस्तों वो हाइपोटीनस की माध्यिका ही तो है, कर्ण की माध्यिका ही तो है। ये सारी बातें मैं पहली बता चुका हूं, यहां पर आपका रिवीजन चल रहा है केवल। सरकम रेडियस जो ये हाइपोटीनस की मीडियन ही तो है। भाई किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होती है? माध्यिका। हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है O
और मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाया गया, तो ये जो लाइन बीओ है ये क्या हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका है। तो हाइपोटेनस की माध्यिका मतलब सरकम रेडियस। अच्छा, समकोण त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं समकोण त्रिभुज की। ठीक है भाई, 2 तो आपकी लेग्स की हो गई, ये लेग्स की माध्यिका, ये भी लेग्स की माध्यिका है, और ये तीसरी माध्यिका होगी हाइपोटेनस की। इन तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी जो माध्यिका होती है, जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, वो हाइपोटेनस की होती है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका जो होगी वो कर्ण की होगी मेरे दोस्तों, सरकम रेडियस के बराबर होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्त। भाई ये बी क्या है, 90 डिग्री वर्टेक्स मतलब ऑर्थो सेंटर। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, 90 डिग्री वर्टेक्स पर। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। यानी कि मेरे दोस्तों ये ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। पेपर में सवाल आ गया कि बताओ समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है। यानी कि जो सरकम रेडियस है वही हाइपोटेनस की मीडियन है, वही शॉर्टेस्ट मीडियन है, और लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी भी यही है, और इसका मतलब हो गया BO। और ये किसके बराबर है, हाइपोटेनस का आधा h/2। h मतलब हाइपोटेनस कर्ण का आधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर बच्चे का कंसेप्ट जो है ध्यान रखना है। तो समकोण त्रिभुज की मेरे दोस्तों जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी मतलब हाइपोटेनस की माध्यिका, हाइपोटेनस का आधा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगला कंसेप्ट सुनेगा गौर से मेरी बात को। अगर ये लाइन माध्यिका है, कर्ण की माध्यिका है, तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। अगर ये लाइन बीओ कर्ण की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। भाई सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये लाइन कर्ण की माध्यिका है, हाइपोटेनस की मीडियन, ये सेंट्रॉइड है, तो रेशियो 2:1 होगा कि नहीं होगा, 2:1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, कोई परेशानी नहीं। और ये पूरी लेंथ क्या है भाई, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक क्या है, सरकम रेडियस ही तो है। ये पूरी लेंथ सरकम रेडियस ही तो है। तो आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होती है मेरे दोस्तों। मैं पूरा नहीं लिख रहा, समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की यानी कि ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाली दूरी। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र, आप लिख लो समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र व केंद्रक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होगा। वे पूरी लेंथ क्या है, सरकम रेडियस कैपिटल आर। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, कैपिटल आर। ये रेशियो 2:1 है। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल हो गया 3, 2 और 1 3। 3 में से आपको कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट, 2/3r। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, 2/3r ये हो गया। अब 2/3r, कैपिटल आर क्या होता है मेरे दोस्तों, कैपिटल आर होता है हाइपोटेनस का आधा। समकोण त्रिभुज की सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया मेरे दोस्तों, h/3। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी होती है वो h/3 हाइपोटेनस का बटे 3 होता है। नहीं विवेक भाई, समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी मेरे दोस्तों क्या होती है, जवाब दीजिएगा, h/3 हाइपोटेनस बटे 3, h/3। समझ में आया, किसी बालक को कोई परेशानी, डायरेक्ट सवाल आपसे आता है, मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है ना। चले एक और कंसेप्ट, वैसे पेपर में ज्यादा नहीं पूछा गया पर फिर भी मैं आपसे बता देता हूं,
ये क्या है, समकोण त्रिभुज का सेंट्रॉइड, और ये क्या है, सरकम सेंटर। तो सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर पूरी लेंथ है सरकम रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर। मुझे एक पार्ट लेना आउट ऑफ टोटल 1/3, आर का 1/3, और एक कैपिटल आर क्या है, h/2। कैपिटल आर जो है सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है, यानी कि h/6। तो यानी कि समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो हाइपोटेनस बटा 6 होती है, h/6 होती है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। विशाल यही बेसिक है बेटे, और मैं आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूं विशाल, ये मैं आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना विशाल, 4th टाइम रिवीजन कर रहे हैं हम इस बात का। इस चीज को समझने के लिए आपको ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने चारों सेंटर पढ़ाए अलग अलग शीट में, हर एक सेंटर की एक शीट है, तो चारों सेंटर आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो देखो मैंने अभी तक आपको ये कंसेप्ट सिखाया है मेरे प्यारे भाई, और मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया है। अब इस पे बेस सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4 करके बताओ मेरे दोस्तों, करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में कैपिटल आर सरकम रेडियस है और 8r² बराबर a² प्लस b² प्लस c², 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल r² बराबर a² प्लस b² प्लस c²। ट्राइंगल एबीसी क्या है, ये एक थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, एक थ्योरम है, थ्योरम पर में थ्योरम ही पूछी गई है उल्टा, आपको ये थ्योरम ध्यान रखनी है, एक ही बार पूछा गया है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये, कि एक त्रिभुज एबीसी में कैपिटल आर सरकम रेडियस है और 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल r² बराबर a² प्लस b² प्लस c²। त्रिभुज एबीसी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, देखो दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ए बी सी, ये अगर मैं इसकी तीनों भुजाओं का सम निकालूं, a² प्लस b² बराबर c², a² प्लस b² प्लस c², तो क्या होगा बताओ भाई, पाइथागोरस से a² प्लस b² तो c² ही हो गया ना, तो c² प्लस c² 2c² हो गया मेरे प्यारे भाई, इक्वल टू, अब जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, सरकम रेडियस का डबल, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो उसकी परित्रिज्या का दुगुना होता है, तो c का मतलब है 2r, अब 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, 2 चौक आ गया 8, 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल r² आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, तीनों साइड के स्क्वायर का सम सरकम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के इक्वल होता है। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम सरकम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के बराबर होता है, 8 गुने के, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है सीडीएस के पेपर का, सीडीएस 2019 का, करके बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। थ्योरेटिकल सवाल है, सीडीएस का पेपर हमेशा से ही एसएससी से आसान होता है लेकिन एसएससी से ज्यादा लॉजिकल होता है। सीडीएस का पेपर एसएससी से कहीं ज्यादा लॉजिकल होता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल, उसमें कोई बहुत ज्यादा एसएससी की तरह कैलकुलेशन नहीं आएगी, कोई लंबे लंबे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों छोटे से सवाल में ही इतना ज्यादा आपसे लॉजिक लगवा देता है बहुत, और नए सवाल आते हैं हमेशा, फिर उन नए सवालों को एसएससी कॉपी करके दे देता है सीजीएल से एचएसएल के पेपर में। बताओ, ठीक है भाई,
यदि एक पॉइंट P इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु A और B से इसकी दूरी के वर्गों का योगफल सदैव एक समान रहता है, तब बिंदु P का बिंदु पथ होगा। पहले तो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो और समझो। एक पॉइंट P इस प्रकार है कि दो फिक्स पॉइंट है A और B, और उस पॉइंट P की इन दोनों पॉइंट A और B से जो दूरी है उनके स्क्वायर का योगफल हमेशा सेम है, उनके स्क्वायर का योगफल हमेशा एक जैसा है। तो पॉइंट P का लोकस क्या होगा, उसका बिंदु पथ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना। देखो, पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दो फिक्स पॉइंट A और B से जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो पॉइंट P किस रास्ते पर चलता होगा? बिंदु पथ का मतलब होता है कि जैसे भाई आप कोई भी चीज बना लो, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर पर आप कोई बिंदु चलाओगे तो इस तरीके से चलेगा नहीं, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा, इस सवाल की लैंग्वेज में ही मतलब छुपा हुआ है। वो होगा मेरे दोस्तों यहां पर एक सर्कल। आप बोलोगे सर कैसे कैसे? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया है कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। मैंने आपको ये पढ़ाया, जिस बच्चे को ये पता है ना सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, वो गहराई में जानता है, वो समझ जाएगा। जैसे मेरे दोस्तों हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल का है डायमीटर यानी कि व्यास, ये सर्कल का है डायमीटर यानी कि व्यास, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट है A और B। डायमीटर तो फिक्स होता है भाई, किसी सर्कल का डायमीटर तो फिक्स होता है मेरे दोस्तों, फिक्स हो गया। स्थिर बिंदु हैं A और B, दो स्थिर बिंदु हैं, और मैंने दोनों A और B से जाने वाला सर्कल खींचा। A और B दो पॉइंट है और मैंने पॉइंट से जाने वाला सर्कल खींचा है। आप इस सर्कल की परिधि पर A और B जो है सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल की परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो P, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो P, हमेशा ये जो एंगल बनेगा कहीं भी आप पॉइंट P ले लो वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? और 90 डिग्री बनने की वजह से इस पॉइंट P की A से और B से जो दूरी है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर AB स्क्वायर के बराबर होगा। और AB क्या है? A और B तो स्थिर बिंदु। अगर दो A और B स्थिर बिंदु हैं, फिक्स पॉइंट है, अगर A और B दो फिक्स पॉइंट हैं तो उनके बीच की दूरी भी फिक्स रहेगी, यानी कि AB क्या है? कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, कांस्टेंट है कि नहीं? यानी कि आप इस सर्कल की परिधि पर पॉइंट P को कहीं भी चलाते रहो, पॉइंट P की हमेशा A और B से दूरी के स्क्वायर का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। आप पॉइंट P को यहां ना लेके आप पॉइंट P को यहां बना लो, मैंने ये बना दिया पॉइंट P, तो पॉइंट P की A से और B से दूरी के स्क्वायर का सम आज भी यही रहेगा, AB स्क्वायर कांस्टेंट ही रहेगा। पॉइंट P को इसी सर्कल की सरकमफरेंस पे मूव करना होगा। पॉइंट P को आप कहीं भी बना दो इस सर्कल की परिधि पे, मैंने पॉइंट P को यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं मैं पॉइंट P को, तो देखो पॉइंट P की A से दूरी और B से दूरी के स्क्वायर का जो सम है क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पॉइंट P किस रास्ते पर चल रहा है? इस सर्कल की परिधि पर। पॉइंट P को चाहे मैं यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां कहीं भी ले लूं, पॉइंट P की A और B से जो दूरी है उनके स्क्वायर का जो सम है AB स्क्वायर, वो कि AB फिक्स पॉइंट है, अगर दो पॉइंट फिक्स है तो उनके बीच की दूरी भी फिक्स हो गई, तो AB का स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो पॉइंट P को इस सर्कल की परिधि पर चलना पड़ेगा। ये परिभाषा से आया है, कोई परिभाषा समझो बेटे, परिभाषा। लोकस का मतलब, लोकस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है कि पॉइंट P किस रास्ते पर मूव करा है, पॉइंट P किस पर चला है? सर्कल की परिधि पर चला है। ठीक है ना। बुद्धि चाहिए सवाल को समझने के लिए, आसान नहीं है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। चलो, अगर इस सवाल में, अगर इसी सवाल में ये हटा दें,
अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। एसएससी ने सपोज आने वाले कुछ साल में सीडीएस के इस सवाल से इंस्पायर होकर एक क्वेश्चन बना दिया। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जवाब दो। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये सवाल बना दिया एसएससी ने, बताइए। तो भी अजीत सेम रहेगा। बेटा सर्कल की परिभाषा को समझो, सर्कल की परिभाषा को। सर्कल की परिधि पर कहीं भी आप पॉइंट बनाओगे, सर्कल की परिधि पर आप इस सर्कल की परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, कहीं भी सर्कल का नेचर ये फिक्स है। कहीं भी कोई पॉइंट बनाओ सर्कल की परिधि पर P, उस पॉइंट P की जो आप सर्कल का व्यास खींच लो, व्यास AB, व्यास खींचने की वजह से सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट P की A और B से जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर सवाल ये हो जाएगा बच्चों, जो आपके सामने मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो थ्योरी को रटता नहीं है, थ्योरी को समझता है, उसे थ्योरी अच्छी तरीके से आती है। एक पॉइंट भी इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु A और B से इसकी दूरी सदैव एक समान रहती है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है पॉइंट B का बिंदु पथ क्या होगा। ध्यान से सुनेगा। दो स्थिर बिंदु हैं A और B, दो फिक्स पॉइंट है A और B, उनकी पोजीशन फिक्स है A और B। दो स्थिर बिंदु है मेरे दोस्तों A और B, फिक्स पॉइंट है। एक पॉइंट P इस प्रकार गति करता है कि उस पॉइंट P को कहीं भी ले जाओ। एक पॉइंट P इस प्रकार मूव करता है कि पॉइंट P को कहीं भी ले जाओ वो हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो बताओ पॉइंट P किस रास्ते पर चल रहा होगा, पॉइंट P किस फिगर पे चल रहा होगा, ये बताइएगा। दो फिक्स पॉइंट है A और B। एक तीसरा पॉइंट P ऐसा है कि आप उसको कहीं भी मूव कर लो, वो हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। स्क्वायर का सम नहीं, A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो आप मुझे बताओ पॉइंट P का लोकस क्या होगा, पॉइंट P किस रास्ते पर चलाना पड़ेगा। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस बच्चे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट पता है वो तुरंत सोच लेगा कि सर अगर हम AB का लंब समद्विभाजक खींचे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो AB पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, जो AB पे परपेंडिकुलर भी हो और AB को समद्विभाजित भी करे। आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो P, मैं यहां ले लेता हूं P। ये पॉइंट P जो है A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। जो दूरी PB की रहेगी वही PA की रहेगी। कहीं भी चलाते रहो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। आप पॉइंट P को यहां ले लो, यहां पे अभी भी पॉइंट P की जितनी दूरी A से होगी उतनी दूरी B से होगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आप पॉइंट P को इस लाइन पर कहीं भी चलाते रहो वो हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो पॉइंट P का लोकस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कंसेप्चुअल सवाल है। इसी लाइन पर हमें चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। केवल मेहनती बालक ही समझ पाएंगे, गधे नहीं। आप इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी बना लो पॉइंट P, हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो पॉइंट P को किस लाइन पर चलाना पड़ेगा, इसी लाइन पर चलाना पड़ेगा, AB के लंब समद्विभाजक पर। ठीक है। तो दीज आर थ्योरेटिकल सवाल, इनमें कोई कैलकुलेशन लॉजिक नहीं है, थ्योरी वाले सवाल हैं। सी पर भी रख लो, आप सी पर रखोगे पॉइंट P को, तभी पॉइंट P की A और B से दूरी बराबर रहेगी। ठीक है जी। ये तो मैं आपको फ्यूचर ईयर की चीज सिखा रहा हूं कि फ्यूचर ईयर में एग्जामिनर ये सवाल भी बना सकता है। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए। अगला सवाल बताओ बच्चों क्या आंसर है।
करिए। छठा, लकी आपने पूछ पढ़ा नहीं है। यदि कैपिटल आर स्मॉल आर एक समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या और अंत्य त्रिज्या है तो इसकी लंबवत भुजाओं एक्स और वाई का औसत ज्ञात करिए। अभी कंसेप्ट समझा है मैंने। एक समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड होते, जो लंबवत भुजाएं होती हैं, उनका एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 90 डिग्री बनाने, इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो सम है वो परपेंडिकुलर साइड का एवरेज होता है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं का औसत होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है। उसी कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल सवाल है ये। ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसपे केवल सवाल नहीं आते, थ्योरी भी पूछ ली जाती है, और थ्योरी ज्यादा खतरनाक होती है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगर मेरे दोस्तों आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इसकी परपेंडिकुलर साइड एक्स और वाई है मेरे दोस्तों, तो मैंने अभी समझाया है कि कैपिटल आर इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस का जो सम होगा वो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का एवरेज होगा। और आपसे ही पूछा है लंबवत भुजाओं का औसत क्या होगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। छठे के बाद नौमा, करो जरा, सवाल करिए। इस करो भाई जरा सवाल एक बार। ये लग रहा है सवाल कटने में कुछ गड़बड़ हो गई है। त्रिभुज एबीसी में ए बी 6√3 है, ए सी 12 है, बी सी 6 है। एंगल बी का मान क्या होगा? एंगल बी का मान होगा जी 90 डिग्री, ए ऑप्शन। दिखाई दिया? ये 30-60-90 ट्राइंगल है। 30-60-90 अगर यहां पे गौर से देखो तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से है। ए बी सी, बीसी की लंबाई 6 है, ए बी की लंबाई 6√3 है, और एसी की लंबाई 12 है। आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? 1:√3:2 है। तो ये 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों। 30 डिग्री के सामने 6 है, 60 डिग्री के सामने 6√3 है, 90 डिग्री के सामने 12 है। ये 6, अगर मैं पूरे को 6 से काट लूंगा तो एक बार जाएगा, ये 6 से √3 बार जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा। ये रेशियो आ गया। और जब ये रेशियो तो ये किस ट्राइंगल में होता है? 30-60-90 ट्राइंगल में। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। ठीक है ना? 3 सवाल मिसिंग है, हैं? ये 8वां 9वां कैसे है फिर?
एक सेकंड होल्ड करो। बिल्कुल संस्कार, साइड के स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, चलो 9 पहले आ गया था। चले भाई, 7वां, और ये 8वां 9वां। ठीक है, हाँ करे भाई। सवाल नंबर 7, गड़बड़ होगी थी ना 7वें 8वें सवाल में। चलो बताओ, यदि 9 - a और 8 + 1 समकोण त्रिभुज की लंब भुजाएं हैं, D1 इन सर्कल का डायमीटर है, D2 सरकम सर्कल का डायमीटर है, तो D1 + D2 का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। द 9 - a और 8 + a समकोण त्रिभुज की परपेंडिकुलर साइड है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, D1 इन सर्कल का डायमीटर है, D2 सरकम सर्कल का डायमीटर है, D1 + D2 क्या होगा? अभी समझा है मैंने आपको। इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस का जो सम होता है वो P + B/2 होता है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का एवरेज। अगर मैं यहां 2 से गुणा करूंगा, 2 से तो 2R प्लस ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 2R क्या हो गया? 2R मतलब इन सर्कल का डायमीटर, रेडियस का दुगुना ही व्यास होता है। D1 इन सर्कल का डायमीटर है, तो 2R D1 हो गया। ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर क्या हो गया? सरकम सर्कल का डायमीटर, सरकम सर्कल का व्यास D2 है। किसके बराबर है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम। 90 डिग्री बनाने वाली साइड है समकोण त्रिभुज की लंब भुजाएं, इन दोनों का सम क्या आएगा भैया? इन दोनों का सम आएगा, जोड़ोगे a और -a और a कट जाएगा 17। कि सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 17। ठीक है जी, किसी को कोई परेशानी? पढ़ के आया करो बेटा प्रदीप घर से, पुराने लेक्चर भी पढ़ लो एक बार उठा के। आगे चलेंगे। अभी 10 मिनट पहले कंसेप्ट समझाया है और अभी भूल गए ये। 10 मिनट पहले कंसेप्ट समझाया, बताओ क्या हाल है इन बालकों का। अगला सवाल बताएंगे जल्दी से, सवाल नंबर 8 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा दैट मीन्स कर्ण का आधा है, तो बताओ उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए? सवाल है एक समकोण त्रिभुज में। बेटे पिछले सवाल का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको ये समझाया, ये, और मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया। आप कंसेप्ट नहीं याद करोगे, फॉर्मूले नहीं याद करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये बालक आंसर बता रहे हैं आपके साथी, ये भी पहली बार पढ़ रहे हैं। क्यों आंसर बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने फॉर्मूले कंसेप्ट याद करें। जब तक आप फॉर्मूला कंसेप्ट याद नहीं करोगे नहीं समझ सकते ज्योमेट्री। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा कौन सी है? कर्ण, कर्ण का आधा है, उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए? वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ये वाला मैंने मान लिया, इसकी भुजाएं ये ए बी सी, तो कोण कितना है मेरे दोस्तों? सी। अब सवाल बोला है इन राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड ही हाइपोटेनस है, तो दो साइड का जो गुणनफल है ए और बी का, ए गुणा बी, वो तीसरी साइड के स्क्वायर का आधा है। तीसरी साइड कौन सी है? कर्ण, कर्ण के स्क्वायर का आधा है। तो बताओ ट्राइंगल कैसा है? दो की जब इधर गुणा होगी 2ab हो जाएगा, अब 2ab बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी स्क्वायर, और पाइथागोरस से सी स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस से सी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और जब 2ab उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ये हो जाएगा, ये क्या बन गया? ये a - b का होल स्क्वायर बन गया।
अलजेब्रा में इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो a माइनस बी भी 0 हो गया, a बराबर क्या आ गया b। अगर a बराबर b आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं, a और b की वैल्यू बराबर आ गई। देखिए समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे 45-45 डिग्री के, तो इसके दोनों ही एक्यूट एंगल 45-45 डिग्री के आएंगे। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन 45 डिग्री। नहीं देव, ठीक है जी, 45 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। नौवां मैंने करवाई दिया, नौवां क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया। सवाल नंबर है आपके सामने 10, करो बच्चों। बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि ये दो साइड बराबर है, समकोण त्रिभुज की दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ उर्वशी। यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर लंबाई के कण बीसी पर लंबवत है, तो एपी की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? करो। यह सवाल कैट के पेपर का है 2020 का। आप कहोगे सर कैट का सवाल क्यों करवा रहे हो, तो एमबीए का पेपर है, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सारे सवाल नहीं करवाता, मैं वो सवाल करवाता हूं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी टीप के बना सकते हैं। एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर लंबाई के कर्ण बीसी पर लंबवत है, तो एपी की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? सुनो मेरे दोस्त, मैं आपके सामने इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। इस समकोण त्रिभुज, जैसे मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा मेरे दोस्त, मैं आपके सामने इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ये वाला ए बी सी, ए बी सी, जिसमें कर्ण बीसी जो 20 सेंटीमीटर है। कर्ण बीसी की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बोले बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला एपी जो है, एपी इस कर्ण पर लंबवत है, एपी जो है वो कर्ण बीसी पर लंबवत है एपी। तो एपी की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? एपी की मैक्सिमम लंबाई होगी 10। आप बोलोगे सर क्यों? आप जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में होगा। अब सेमी सर्कल में सबसे बड़ी लेंथ हम क्या खींच सकते हैं यहां से? रेडियस। भाई रेडियस से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई, सेमी सर्कल में ये सबसे बड़े, सेमी सर्कल में
ओके भाई, तो क्या आ जाएगा भाई? अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर है तो सेमी सर्कल में होगा मेरे दोस्त। हाइपोटेनस पे कण की ये जो है हाइपोटेनस पे लंब डाला गया, एपीस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो ये जो अधिकतम लंबाई है सेमी सर्कल की रेडियस ही तो हो सकती है, रेडियस से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना। यानी कि क्या बन जाना चाहिए? सेंटर। इसका मतलब ये अगर 10 है, ये 10 है, तो 10 से बड़ी तो लेंथ इसमें बना ही नहीं सकते हम। बताओ। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम है और बाकी जो है हम कल करेंगे। बिल्कुल सही, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ तभी होगी जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बनेगा, तभी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगी। ठीक है जी, चलिए।